press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में वायु प्रदूषण से देश भर में 12 लाख लोगों के करीब मौत हुई। एसओजीए की यही रिपोर्ट 2015 में भी आई थी, जिसमें यह बताया गया था कि करीब 11 लाख लोग उस साल करीब वायु प्रदूषण के चलते मौत का शिकार हुए थे। एसओजीए की ये रिपोर्ट हमारे सामने कुछ और भी आंकड़े रखती है। मसलन जो दिल्ली एनसीआर का यह इलाका है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का, यह दुनिया के कुछ सबसे ज़्यादा प्रदूषित इलाकों में से है। यहाँ की हवा सबसे ज़्यादा ख़राब मानी जाती है। इसके अलावा जो रिपोर्ट बताती है हमें, उसके मुताबिक भारत के जो 15 करीब शहर हैं, दुनिया के सर्वाधिक जो प्रदूषित शहर हैं उनमें शामिल है। दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित 20 शहरों में 15 भारत के ही शहर हैं। इसके बावजूद हवा की स्थिति इतनी ख़राब है, लगातार इसकी स्थिति और ख़राब होती जा रही है, फिर भी यह हमारे राजनीतिक विमर्श का कोई हिस्सा नहीं बन पाता। हमारा जो राजनीतिक वर्ग है वो इसको लेकर उस तरह की गंभीरता नहीं दिखाता है। एसओजीए की इस रिपोर्ट पर हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हिदेश जोशी हैं, जो कि पर्यावरण और इस तरह के तमाम मुद्दों पर लंबे समय से काम करते रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ सुनील दहिया जी हैं, जो कि ग्रीन पीस नामक संस्था से जुड़े हुए हैं और वायु प्रदूषण के मामले पर इनका लंबा काम है। तो इन दोनों लोगों से हम बात करेंगे। एक छोटी सी बात हुई जिसका जिक्र मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने जो घोषणा पत्र में एयर पोल्यूशन के मुद्दे को प्रमुखता से स्थान दिया है और उस पर काम करने का भरोसा दिया है, वादा किया है। तो मैं यहीं से चाहूँगा कि सुनील जी से हम बात करें कि जो हमारा राजनीतिक वर्ग है या जो हमारी पॉलिटिक्स है, वो इतने गंभीर मुद्दे को, जो कि साल दर साल इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है हवा के प्रदूषण से, हवा के जहर से, उसके बावजूद ये हमारे राजनीति के डिस्कोर्स का हिस्सा उतनी गंभीरता से क्यों नहीं बन पा रहा है? अतुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि वायु प्रदूषण का जो मुद्दा है वो आज भी हमारे राजनीतिक दलों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं बना है। इसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि जब हम सांस लेते हैं उसी समय लोग मरते नहीं हैं। ये एक धीरे धीरे मारने वाला जहर है। तो उस वजह से बहुत एक बड़ा तबका हमारे समाज का आज भी वायु प्रदूषण के जो प्रभाव पड़ते हैं हमारे स्वास्थ्य पर, उनको समझ नहीं पाया है। तो एक उस कारण की वजह से लोग बाहर निकल कर नहीं आते हैं, वो अपने सांस लेने का अधिकार के बारे में बात नहीं करते हैं। तो शायद हमारे पॉलिटिशियंस को लगता है कि शायद ये एक ऐसा मुद्दा नहीं है जो उनकी वोट के शेयर को इफेक्ट कर सकता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसकी वजह से शायद ये वायु प्रदूषण का मुद्दा पॉलिटिकल क्लास में नहीं घुस पाया या चुनाव का मुद्दा नहीं बन पाया है, वो ये है कि जो हमारी आज जो बिजली पैदा हो रही है वो 70 से 80% आज भी कोयले से आती है। और कोयले से जो बिजली बनाई जाती है वो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने पावर प्लांट लगाए हुए हैं, माइनिंग करते हैं, तो उनका इंटरेस्ट है इसमें। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इसमें जो ऑयल लॉबी है या ट्रांसपोर्ट सेक्टर की जो कार मैन्युफैक्चरिंग लॉबी है, वो बहुत बड़े तरीके से पिछले 2 दशकों में बढ़ी है। और अगर हम वायु प्रदूषण को कम करना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है, जो इमिशन लोड हो रहा है, जो कोयला जलाने से प्रदूषण निकलता है, जो डीजल जलाने से ट्रांसपोर्ट में पोल्यूशन निकलता है, या और अदर इंडस्ट्रीज़ में या कहीं भी कोई भी सोर्स ऐसा होता है जिसके जलाने से पोल्यूशन निकलता है, वो सारे कहीं ना कहीं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से और इंडस्ट्री हाउसेज से रिलेटेड हैं। और अगर कोई भी राजनेता, कोई भी मंत्री एक ऐसा कदम उठाता है कि आज से दिल्ली में अगर पोल्यूशन हमारे जो तय सीमा है उससे ज़्यादा है, तो इसको कम करने का एक ही रास्ता है कि पोल्यूशन का एमिशन लोड कम किया जाए और उसके लिए गाड़ियों की संख्या कम की जाए, कोयले से बनने वाली बिजली कम करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ा जाए। ये कदम उठाने पड़ेंगे और ये कदम उठाते ही जो इंडस्ट्री है वो शायद खुश नहीं होगी। तो ये काफ़ी कठोर डिसीजन है किसी भी नेता के लिए लेना। इसका एक लॉजिकल सी बात आती है समझ में कि जो भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें जो अभी विकास की प्रक्रिया में है, अभी विकासशील हैं, वो वहाँ पर बहुत तेज़ी से चीज़ों की मांग है अभी। चाहे वो इस तरह के सुख सुविधा वाली चीज़ें हों, कार है, एसी है, फ्रिज है, इस तरह की चीज़ों की अभी मांग बढ़ रही है। तो उस लिहाज से देखें तो जो मतलब सलूशन बता रहे हैं, जो उपाय बता रहे हैं सुनील जी, वो बहुत फिजिबल लगते नहीं हैं। नहीं अतुल, मुझे साफ तौर पर ये लगता है कि जो इस वक्त ये बात है पूरी प्रदूषण की, ये करप्शन से जुड़ा हुआ मामला है टोटली। आप
अभी यहाँ से निकल जाइए दिल्ली से और एनसीआर के इलाके में देखिए, गाज़ियाबाद में रात के वक्त टायर जलाने से लेके सारे जो 2 नंबर के काम हैं और रात के वक्त इंडस्ट्रीज़ कर रही हैं और पूरी तरह से वो पोल्यूशन फैलाया जाता है। दूसरी बात यह है कि मूर्खता की जो है वो पराकाष्ठा हम लोग पहुँच चुके हैं। एक तो ये राजनीतिक डिस्कोर्स में नहीं है, दूसरा अभी होली के दिन का आप ग्राफ देखिए, उस वक्त इमिशन की क्या हालत है। सब जानते हैं कि होली के जलाने से और दिवाली में, चलिए होली जलाना एक चीज़ है, दिवाली के जो पटाखे हैं वो आपके अंदर इतना ज़्यादा प्रदूषण लिए हुए हैं, आपके बच्चे को लेके आप वो एक ऐसी तस्वीर थी, इतनी हास्यास्पद तस्वीर इस बार की, मास्क लगा के लोग पटाखे जला रहे थे, है ना। ये मूर्खता की मतलब जिसे मैं कहूँगा लिमिट है। तो अगर इसको आप करेंगे तो आजकल उसको भी एक उससे जोड़ के देखा जा रहा है, धर्म के साथ जोड़ के, जो कि ये है कि आपकी जान जा रही है और कोई आपको बता रहा है कि आपकी जान के लिए गलत है, उसको भी स्वीकार नहीं किया जा रहा। तो राजनीतिक डिस्कोर्स में तो तब आएगा जब हम इसके लिए अवेयर होंगे, और दूसरा राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनके हित जो है वो जनता के हितों से जुड़े होंगे, ना कि वो हित उन कंपनियों की जिनकी बात ये कर रहे हैं। पोलैंड में 80% जो है वो कोल एनर्जी है, यानी बहुत पोल्यूटर में उसको गिना जाता है कि वो क्लाइमेट चेंज के लिए अच्छा काम नहीं करा। लेकिन पोलैंड में भी इमिशन की जो स्टैंडर्ड है वो बेहतर है, वो इतना ख्याल रखते हैं कि जो धुआं निकले उसमें क्या, लेकिन यहाँ तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। पोल्यूशन के जो स्टैंडर्ड की बात की इन्होंने, एमिशन को टैकल करने की, एमिशन को रोकने की बात की, क्या ये एक तरीका है फिजिबल कि हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को थर्मल पावर से, जो थर्मल जनरेट हो रही है, उसको जारी रखते हुए भी एमिशन के स्टैंडर्ड को बहुत कड़ाई से लागू करके और उसको बहुत अच्छे से अप्लाई करके रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं? बिल्कुल अतुल जी, जो अभी हृदय जी ने बात की कि ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में कोयले के पावर प्लांट पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। बहुत सारी जगह जो डेवलपिंग नेशंस है या जहाँ बिजली की आपूर्ति रिन्यूएबल रिसोर्सेज से नहीं हो पा रही, वहाँ कोयले पर पावर प्लांट चल रहे हैं। और भारत में भी अगर हम चाहते भी हों कि कल से पावर प्लांट बंद कर दिया जाए, हम नहीं कर सकते। जो पावर प्लांट आज बन चुके हैं वो शायद चलेंगे और आने वाले कुछ साल और चलेंगे। लेकिन जो दयनीय स्थिति भारत में है वो ये है कि पावर प्लांट्स के लिए पहले तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि बहुत पोल्यूटिंग गैसेज हैं, उनके कोई स्टैंडर्ड ही नहीं थे 2015 तक। 2015 में भारत सरकार इमिशन स्टैंडर्ड्स लेकर के आया पावर प्लांट्स के लिए, रिवाइज करके, जिसमें जो PM पर्टिकुलेट मैटर जो हम कहते हैं वो निकलता था, उसका स्टैंडर्ड था 150 मिलीग्राम। उसको कम करके नए पावर प्लांट के लिए 30 और जो पहले से बने हुए हैं उनके लिए 50 मिलीग्राम कर दिया। और SO2 और NO2 के लिए भी थोड़े स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड लेके आया। लेकिन ये स्टैंडर्ड उतने स्ट्रिक्ट नहीं है जितने कि चाइना में, यूरोप में या US में होते हैं। लेकिन जब भारत सरकार ने हर एक पावर प्लांट को 2 साल का समय दिया इन स्टैंडर्ड से कंप्लाई करने का, और ये कहा आप 7 दिसंबर 2017 तक हर एक पावर प्लांट को रेट्रोफिट करना है, सच्चाई ये हुई कि एक भी पावर प्लांट भारत में ऐसा नहीं था जो उन स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करता हो 7 दिसंबर 2017 को। और उसके बाद जब ये डेडलाइन निकल गई, पावर प्लांट लॉबी ने मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ लॉबी करके सुप्रीम कोर्ट में वो पहुँचे। NGT में एक केस था उसके खिलाफ, और वहाँ पर प्रोसीडिंग्स चली कई महीनों तक, और उसके बाद उन्हें 5 साल का और समय दे दिया गया। 2 साल की इनिशियल डेडलाइन थी और एक्सटेंशन 5 साल के लिए दी गई। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से जो इंडस्ट्री का हित है उसको, जो हमारी जनता का हित है, जो जनता का स्वास्थ्य है, उससे ऊपर रखा गया। ठीक बात। एक और चीज़ मैं इसी में आपसे जोड़ना चाह रहा था, क्योंकि जो हृदय से मैंने सवाल किया कि भारत की जो स्थिति है वो यूरोपियन देशों जैसी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यूरोपियन स्टैंडर्ड को भारत में अप्लाई करना संभव भी है? देखिए, जब इसमें 2 तरीके से मैं बात को कहना चाहूँगा। पहला ये कि जो टेक्नोलॉजी होती है वो चाहे यूरोप में हो, चाहे US में हो या इंडिया में हो, अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और BHEL भारत की कंपनी है, उसने ये बोला है कि दे हैव द टेक्नोलॉजी एंड दे कैन इंस्टॉल दैट एट, वो BHEL के ने बोला है कि सारे पावर प्लांट्स के लिए वो मदद कर सकते हैं उसको इंस्टॉल करने। सो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है। बात यह है कि वो टेक्नोलॉजी जब इंस्टॉल करते हैं तो कोयले की जो बिजली बनती है उसकी कीमत थोड़ा ऊपर चली जाएगी, वो 70 पैसे से लेकर के 1 रुपये के बीच में ऊपर चली जाएगी। आज के समय 4.5 रुपये कोयले की से बनने वाली बिजली कीमत वैसे ही है, और अगर ये और ऊपर चली गई तो कोल इंडस्ट्री को डर लगता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी, जो आज सिर्फ वातावरण के हिसाब से नहीं, सिर्फ क्लाइमेट के हिसाब से नहीं, लेकिन स्वास्थ्य और इकोनॉमी के हिसाब से उससे कहीं सस्ता हो गया है, 2.5 रुपये पर यूनिट हो गई है, तो उसके चलते वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे। और इस वजह से जो कोल इंडस्ट्री ये लॉबी कर रही है सरकार के साथ, और इस तरीके से इसमें एक तरह से एक चीज़ आ रही कि जो पॉपुलर जो लोगों का
मैंडेट है उसको नाराज़ नहीं करने का जोखिम भी सरकार, मतलब नाराज़ करने का जोखिम भी सरकार नहीं उठाना चाहती है। चाइना का उदाहरण बार बार दिया जाता है इस मामले में कि करीब कमोबेश हमारी ही जैसी स्थिति में है चाइना, और उसने पता नहीं अब वहाँ की वास्तुस्थिति तो शायद सुनील जी ज़्यादा बता पाएंगे कि कितना कंट्रोल किया है, कितना नियंत्रित है, पर हमारी जैसी स्थिति में रह के अगर चाइना कुछ कर पाया है तो वो चीज़ें क्या उनको हम सीख सकते हैं, वो भारत में लागू हो सकती हैं? देखिए अतुल, ये बहानेबाजी बंद करनी पड़ेगी अगर हमको एयर पोल्यूशन से और बाकी तरह के पोल्यूशन से निपटना है। ये सब बहानेबाजियां हैं कि करना। चाइना जो है उसका इमिशन का जो रेट है, किसी भी देश की तरक्की के इमिशन के रेट को इमिशन से नापा जा सकता है। वो 28 से 29% के रेट से इमिट कर रहे हैं। अमेरिका से 16 से 17% का रेट है अमेरिका का कार्बन इमिशन का। उनका इमिशन रेट इतना ऊपर है, भारत कोई 5 के आसपास है। ये मैं सिर्फ उनके कार्बन इमिशन की बात कर रहा हूँ। उसके बावजूद बीजिंग ने अपना जो पोल्यूशन है वो 40% डाउन किया है। ये इच्छा शक्ति की बात है, ईमानदारी की बात है, और सरकार के लोगों के बीच हेल्थ को लेके जागरूकता की बात है। दूसरी बात, कोल पर तो हम बहुत देर में जाएंगे, वेहिकुलर इमिशन पे तो बहुत देर में जाएंगे। डस्ट को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बिल्डर्स के लिए जो कोई स्टैंडर्ड नहीं है वो जिस तरह से बना रहे, सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो डस्ट से एस्थमेटिक लोग हो रहे हैं। मेट्रो में जो बच्चे आपके छोटे छोटे जो स्कूल बस का वेट करते हैं, उनको ऐसी बीमारियां हो रही हैं। बच्चों को 8 साल के बच्चे को कैंसर क्यों हो रहा है? उसने तो कभी सिगरेट नहीं पी। 9 साल के बच्चे को, अब मैं पटना में था, वहाँ एक डॉक्टर्स हॉस्पिटल चलाते हैं सर, जहाँ पर 8-8, 10-10 साल के बच्चों को कैंसर हो रहा है। अगर हम उसके बाद भी देखने को तैयार नहीं हैं, और हमें हमारे अगर चुनावी मुद्दे मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम हैं, तो आपका जो ह्यूमन रिसोर्स तैयार हो रहा है आने वाले दिनों के लिए, वो तो लूला लंगड़ा आप तैयार कर रहे हैं, और वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। आप वाटर की स्थिति को देखिए। अभी आप हिंडन में चले जाइए, जो सब्जियां आप घर में पकाते हैं, लोगों को लगता है कि वो हमारे पास नहीं, वो आपके पास जहर पहुंच रहा है। वो सब्जियां हिंडन के इतने पोल्यूटेड पानी में उगी हैं कि उसको साइंटिफिकली प्रूफ कर दिया गया है। एनजीटी में मामला गया, उसके बाद भी अगर इंडस्ट्रीज पे पाबंदी नहीं लग रही है, और उतना जहरीला खाना, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या फायदा है अगर सॉइल आपकी पूरी कंटामिनेटेड है, आपकी सब्जियों में, आपके अनाज में जहर पहुंच रहा है। लेकिन इसके बारे में बात करने का वक्त ना तो मीडिया में है और ना ही हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में है। ठीक है। नहीं, इसका एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि चूँकि पॉलिटिकल जो विल का मामला बार बार सामने आ रहा है कि राजनीति उसमें बहुत सारे तरीके से प्ले करती है। एक तो बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा पहुंचाने वाली भी एक पॉलिसी है, दूसरा जो पॉपुलर सेंटिमेंट है जनता का उसको नाराज़ करने का भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो बनाया गया 2018 में बना जाके, इतनी सारे दबाव, इतने सारी चीज़ों के सामने आने के बाद, वो और उसको राहुल गांधी ने भी अपने मैनिफेस्टो में अब जाके कहा है कि हम इसको मजबूत करेंगे और इसको स्ट्रेंथन करके इस लेवल तक पहुंचाएंगे कि क्योंकि ये एक हमारे लिए प्राथमिकता का विषय है। ये इस समस्या को काबू कर पाने के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम मतलब सक्षम है, या ये केवल एक आईवॉश जैसी है? सुनील जी। जी अतुल, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है, क्योंकि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम रहा है जिसके बारे में बहुत बातें हुई हैं। बहुत सारे लोग इसको समझते हैं, बहुत सारे लोग शायद इसको बहुत अच्छा भी मानते हैं, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी मिसिंग हैं, जिनकी वजह से ये कभी भी एक कारगर नीति नहीं बन सकती पोल्यूशन को कम करने के लिए। इसमें सबसे पहली बात है कि इस प्रोग्राम को कोई भी लीगल मैंडेट नहीं दिया गया है, और जब आप एक बिना लीगल मैंडेट के अगर कोई भी प्रोग्राम एक बुक या एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आप लाते हो तो महज एक रिपोर्ट बन के रह जाता है, क्योंकि आप उसके आधार पर कुछ कर नहीं सकते। इसमें प्रोविजंस हैं कि एयर एक्ट और ईपी एक्ट जो पहले से मौजूद है उनके अंदर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के आने से पहले भी होता था। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ने क्या बदलाव किया? और जो दूसरा इसमें कमी है, वो कमी ये है कि इसने बोला है कि अब एक टेंटेटिव टारगेट है 102 शहरों के पास, जो कि 20 से 30% पोल्यूशन घटाना है। अब आप कोई भी उदाहरण लेकर के चलिएगा, किसी को अगर एक विंडो टू डू समथिंग दिया जाता है तो वो पहली बात तो उतना सुदृढ़ तरीके से उस रास्ते पर बढ़ेगा ही नहीं, और दूसरा बढ़ेगा भी तो वो सबसे लोअर वाला जो स्टैंडर्ड होगा, जो सबसे लोअर लिमिट होगी उस विंडो की, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेगा। और उस स्थिति में दिल्ली जैसे शहर में अगर 20% पोल्यूशन कम किया जाता है अगले 2024 तक, तो क्या वो हमारे लिए काफ़ी है? शायद नहीं होगा। तो इसलिए वो डेफिनेटिव टारगेट देना जरूरी था। आपने एसओजी की जो रिपोर्ट कही या दूसरी रिपोर्ट जो आ रही हैं जो सरकार के, वो बताती हैं कि 2030 में, अगर जो सुनील बता रहे हैं, जो इस ओर की इशारा कर रहे हैं, वो सिंपल भाषा में है कि 2030 में अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो आपके देश की
50% आबादी, 50% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल बी ब्रीदिंग इन चोकिंग, मतलब इन्हें जिसमें आप सांस नहीं ले सकते हैं। आप किस तरक्की की बात कर रहे हैं? मतलब हम ऐसा हिंदुस्तान बना रहे हैं जिसमें आपके 50% लोग सांस ही ना ले पाएं, मतलब 50% लोग आपके ऐसी जगह पे रह रहे होंगे। और दूसरी बात आप देखिए ना कि कहीं पर भी आप चले जाइए, आप सोनभद्र में चले जाइए, आपने तो देखा है वहाँ रेणुका नदी में, आप नदी है या एक पेस्ट है वहाँ पर पोल्यूशन का जो वहाँ के पावर प्लांट से निकलता है रेणु नदी में। लेकिन आज स्थिति यह है कि पार्टीज के प्रवक्ता और बहुत सारे ऐसे हैं, बार बार इस बात पर आना पड़ता है, वो दिवाली के दिन ट्वीट करते हैं कि आपको दिखाना है कि आपका दिन है, आप पटाखे जलाइए। और सो हम एक तरह से एक स्टॉकहोल्म सिंड्रोम का शिकार हो गए कि जो आपको छुटा रहा है मुश्किल से, वही आदमी के लिए आप जो है उसके प्रति हॉस्टाइल हो गए हैं। नहीं, और ये मतलब पूरे समाज के या पॉलिटिकल क्लास के भी बहुत हिपोक्रेटिक होने की भी निशानी है कि आप इतनी सारी गंभीर चिंताओं को बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर नाक का इशू बना के, धर्म से जोड़ के और उन चीज़ों को दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का अभी इंतज़ार है। उस पार्टी का इस मामले में क्या रुख है अभी हमारे सामने नहीं है। वो जब उनका मैनिफेस्टो एक बार सामने आएगा तब समझ में आएगा कि अब जिसको लेकर इतनी सारी जानें जा रही हैं, पिछले 2 साल 3 साल का हमारे पास आंकड़ा है जिसमें हर साल 12 लाख 11 लाख लोगों की मौत हो रही है, तो उनका नज़रिया क्या होता है, इसको लेकर कितना चिंतित होती हैं दोनों पार्टियां। तो दोनों पार्टियों का जो मैनिफेस्टो है उस पर जो वायु प्रदूषण की समस्या है या प्रदूषण की ओवरऑल समस्या है उस पर क्या रुख रहता है, इसका हमें इंतज़ार रहेगा। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।